नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। योर मनी का पर्पस यही है, मकसद यही है कि आपको ये समझा सके कि निवेश करना कितना जरूरी होता है। आज से अभी से निवेश की शुरुआत कीजिए, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं अगर आप सही समय पर सही तरीके की प्लानिंग करें, और इसी में मदद करता है योर मनी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे करें अपनी प्लानिंग की शुरुआत, क्या होना चाहिए पहला कदम, तो आप आइए योर मनी में, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पर भी राय लेना चाहते हैं तो भी आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपने सवाल भेज सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, तो आप ये शो देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं, लेकिन क्वेरी भेजने से पहले #AskAwaz योर मनी जरूर लिखकर अपना सवाल हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज हम लेंगे, लेकिन हर रोज क्वेरीज लेने से पहले हम कुछ ना कुछ टॉपिक को टच जरूर करते हैं। पर्पस होता है अवेयरनेस हमारे व्यूअर्स के बीच में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ही सिर्फ कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को समझना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप समझ सके कि आप क्यों, कहां, किस लिए ये पैसे को लगा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे SIP, STP और SWP। बहुत सारे व्यूअर्स आई एम श्योर होंगे हमारे जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन उनको इन टर्म्स का पर्पस नहीं पता होगा, इनका मीनिंग नहीं पता होगा। तो प्लीज बताइए SIP, STP या फिर SWP क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्या बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स में, इन तीनों सोर्सेज में। नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, आई थिंक ये तीन बहुत कॉमनली हर्ड टर्म्स हैं अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, और अगर इन तीनों टर्म्स पे SIP, STP एंड SWP पे गौर करें तो इनमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है S, जो सिस्टमैटिक के लिए बेसिकली जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम है। यानी कि सिस्टमैटिक मतलब समथिंग जो हम रेगुलरली कर रहे हैं, एक मेथड के तरीके से कर रहे हैं, और एक प्रॉपरली एक प्रोसेस के अंतर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड इन तीनों जो ये एक्रोनिम्स हैं इनमें सेम है। I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड T फॉर ट्रांसफर एंड W फॉर विड्रॉल। ये तीन जो अल्फाबेट्स हैं और जो वर्ड्स दर्शाते हैं ये अलग हैं। SIP से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला SIP मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को पता होगा कि एक तरीका है कि आप एक रेगुलर बेसिस पे हम अपना पैसा मार्केट में किसी फंड में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड के। यानी कि अगर हम एक इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना चाहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी, या हमारे पास कैश फ्लोज नहीं है, तो हम एक रेगुलर बेसिस पे SIP का रूट लेते हैं, जिससे हमें एक एवरेजिंग हो जाती है हमारे बाइंग प्राइस की, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते चलते हैं। यहाँ पे हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। सेकंड आता है दीपाली STP। यहाँ पे हमारा जो मिडिल अल्फाबेट है वो है T, विच इज स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक ट्रांसफर यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में। ये स्कीम डेट से इक्विटी में भी हो सकती है और इक्विटी से डेट में भी हो सकती है, पर सेम फंड हाउस की होनी चाहिए। और इसके दो यूज हैं। पहला यूज इसका ये है कि अगर मैं आज जाके बाजार में एक साथ लमसम लगाने में थोड़ा सा घबरा रही हूँ, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं अपना पैसा एक डेट फंड में डाल दूं, जहां पे वो ग्रो होता रहे, और वहां से मैं एक वीकली या मंथली STP कर दूं एक इक्विटी फंड में, और एक लंबे समय के, चाहे आप 6 महीने का पीरियड सेट कर लीजिए, चाहे साल भर का, आपका पैसा उस इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे तब इस चीज का फायदा होता है जब हमें लगता है कि मार्केट्स में उतार चढ़ाव काफी रहेगा, स्पेशली डाउन साइड पे। अगर हम जब मार्केट्स ऊपर जा रही हैं और STP करें, तो हमारी बाइंग जो इक्विटी फंड में है वो हायर प्राइस पे हो जाएगी। इसका जो दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है जब हमारी एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो चुकी है और अब हमें वहां से अपने पैसे को सिक्योर करते हुए निकलना है, स्पेशली टुवर्ड्स रिटायरमेंट, तब हम एक STP कर सकते हैं अपने इक्विटी फंड से डेट फंड्स में। बिकॉज हमारे लिए कह लीजिए किसी ने 60 साल पे रिटायर होना है, तो जब तक वो 56-57 के हो, वो हर साल थोड़ा पैसा अपने इक्विटी फंड से डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है दीपाली कि उनका जो टैक्स है वो 3 से 4 फाइनेंशियल ईयर्स में एक तो स्प्रेड हो जाएगा, और एकदम से अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव हो तो उनके इन्वेस्टमेंट्स पे कम असर पड़ेगा। तीसरा जो एक्रोनिम हमने आज यूज किया है SWP। SWP मेरे ख्याल से एक बहुत अंडर यूटिलाइज्ड एक चीज है, जिसको बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। ये स्पेशली पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं।
बिकॉज यहाँ पे वो एक प्री डिसाइडेड अमाउंट सेट कर सकते हैं पर महीने किसी डेट स्कीम से या बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम से, और वो पैसा हर महीने उनके अकाउंट में आ जाएगा जो उनकी इन्वेस्टमेंट से कम होता जाएगा। और इसका यहाँ ये बेनिफिट है स्पेशली डेट फंड्स में कि जब उनके पास वो पैसा आता है तो वो पूरा पैसा उनका सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उसमें उनकी असल भी जुड़ी होती है, तो यहाँ पे उनकी टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट SWP का बहुत अच्छा है। अगेन, या तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आप डायरेक्टली इक्विटी से अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या अपने मंथली कैश फ्लो और रिटायरमेंट के टाइम पे अपने मंथली इनकम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्रबलीन ने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि क्या होते हैं तीनों ही तरीके, SIP, STP या फिर SWP, तीनों का ही मकसद क्या है, कब किस इन्वेस्टर को किस समय इन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अब भी आप कुछ कंफ्यूजन में हैं, जानना चाहते हैं कुछ और बातें इन तीनों ही टर्म से जुड़ी हुई या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई, तो आप हमें अपने टॉपिक्स भी भेज सकते हैं, ना ही सिर्फ क्वेरीज। हम अवेयरनेस के लिए भी शो में हर रोज डिस्कशन करते हैं, तो हम आपके टॉपिक्स भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन अब क्वेरीज लेते हैं, और पहले कॉलर राहुल बैंगलोर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैडम, मैं 35 साल का हूँ और मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैडम। प्रेजेंटली हम 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5,000 इन PPF एंड 5,000 इन NPS Tier 2 अकाउंट। तो मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि NPS Tier 2 अकाउंट बेटर है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बेटर है? ओके, आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट सिर्फ NPS और PPF में ही कर रहे हैं, राइट? मैडम NPS Tier 1 तो हमारा डिफॉल्ट अकाउंट रहता है, और NPS Tier 2 हम अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप म्यूचुअल फंड्स में आपका कोई भी एक्सपोजर नहीं है एट दिस पॉइंट? जी नहीं मैडम। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए प्रबलीन, क्योंकि अभी भी जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है, वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में स्पेशली। और देखिए, इनका सवाल आपको उसका क्लियर एक पिक्चर भी देगा। ये जानना चाहते हैं NPS Tier 2 अकाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में स्विच कर लें। हालांकि ये दो ऐसे टूल हैं जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों के बेसिक्स, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं। अच्छी बात यह है कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्होंने अपने लिए एक टारगेट भी सेट किया है, 1 करोड़ का 15 साल में 10,000 से इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बताइए क्या व्यूज हैं आपके इनके क्वेश्चन पर? दीपाली, जो अभी राहुल जी की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो PPF में जा रही है, यानी कि फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इनका टेकन केयर है। और जो इनने NPS Tier 2 में किया है, 5,000 किया है, बहुत अच्छा है, बिकॉज 50,000 का उनको एडिशनल वहां इन्वेस्टमेंट करके टैक्स में फायदा होता है, उसको कंटिन्यू करें। पर जो अब एडिशनल एक 10,000 लगा सकते हैं, वो मैं बोलूंगी NPS में ना लगाएं और म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। और इसका मेन रीजन ये है कि इनने जो NPS में अपना चूज किया है वो एक मॉडरेट रिस्क वाला चूज किया, यानी कि कुछ पैसा इक्विटी में जा रहा होगा, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और वो स्प्रेड होके लग रहा है, यानी कि हाइब्रिड अप्रोच में लग रहा है। और दूसरा जो रेगुलर Tier 1 NPS होता है, उसमें भी या चाहे आप ऑटो मोड में हो या एक्टिव आपने चॉइस ली हो, एक सर्टेन एज के बाद आपकी जो एलोकेशन इक्विटीज को होती है वो घट जाती है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि राहुल जी का एक फिक्स्ड इनकम और हाइब्रिड की तरफ अब एलोकेशन है, म्यूचुअल फंड्स इनको प्योर इक्विटी में एक्सपोजर देगा। एंड अभी इनकी एज ऐसी है कि ये ऐसा एक्सपोजर ले सकते हैं। अगले 15 साल में 1 करोड़ जमा करना चाहते हैं ये, और इसके लिए इनको अपनी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इस टाइम पे करीबन 22,000 से शुरुआत करनी होगी महीने की, और उससे उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। बट क्योंकि 10,000 से शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरा यहाँ पे उनको ये सलाह होगी कि यहाँ पे स्टेप अप SIP का जो मैकेनिज्म है उसको यूज करें। इस साल 10,000 करें, अगले साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 1,500 हर महीने से बढ़ा लें तो वो 11,500 हो जाएगी। उसके अगले साल फिर से 1,500 पर महीने से बढ़ा लें तो वो करीबन 13,000 हो जाएगी। और अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो भी ये अपने 1 करोड़ के टारगेट को 15 इयर्स में पूरा कर लेंगे। हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो DA बढ़ता है, कुछ दूसरे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपका पे बैंड चेंज हुआ तो मेरे ख्याल से ये इनके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और जो ये इन्वेस्टमेंट होगी इनकी, मेरे ख्याल से 3 से 4 स्कीम्स में लगा सकते हैं।
कोर एक लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स फंड के साथ बना ले, और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक फ्लेक्सी कैप फंड जोड़ सकते हैं, और एक छोटा एक्सपोजर कंट्री के बाहर यूएस एक इंडेक्स फंड को भी दे सकते हैं। हाँ प्रबलीन, एक हेल्प और चाहिए यहाँ पर आपकी, क्योंकि जैसे हमने राहुल से बात की, एक चीज तो क्लियर है क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल फंड में पहले इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपने कैटेगरीज तो बताई हैं 4 फंड्स की, अगर आप कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी सजेस्ट कर दें इन कैटेगरीज के तो इनके लिए हेल्प हो जाएगी। जी क्योंकि जो इंडेक्स फंड्स हैं दीपाली, अल्टीमेटली उसमें इंडेक्स को ही ट्रैक करना है, तो बहुत ज्यादा फंड हाउस का रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे पुराना कोई भी एसबीआई का, यूटीआई का, किसी भी रेप्यूटेड कोटक का, आईसीआईसीआई का इंडेक्स फंड निफ्टी 50 उठा सकते हैं लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए। मिड कैप में हमारे पास आईसीआईसीआई है, मोतीलाल का है मिड कैप 150। अभी एक नया वेरिएशन भी आया है, मिड कैप 150 का क्वालिटी इंडेक्स आया है, उसका एक्सपोजर ये डीएसपी या यूटीआई के जरिए से ले सकते हैं, तो ये इनका कोर बनाएगा। और इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड में अगर अलग से बाहर का फंड नहीं लेते हैं तो पराग पारेख का फंड देख सकते हैं, डीएसपी का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, और अदरवाइज अगर यूएस इन्वेस्टमेंट्स अलग से करेंगे तो उसके लिए आदित्य बिरला का या कोटक का जो इस टाइम पे फंड्स खुले हैं बाहर पैसा डालने के लिए, उनमें से कोई नास्डैक का फंड अपने लिए ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लिमिटेड चॉइस है। सेबी जो आरबीआई की अभी तक से रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह नहीं हटी है, तो वहाँ चॉइस थोड़ी लिमिटेड हो जाती है ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए। ओके चलिए, तो पूरा डिटेल यहाँ पर प्रबलीन ने शेयर की है, आपको फंड हाउसेस के नेम भी सजेस्ट कर दिए हैं जिनके आप फंड्स ले सकते हैं। 4 फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए। अर्चना सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अर्चना जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैं अर्चना बोल रही हूँ। एक्चुअली मैम मेरे पास अभी 20 लाख रुपीस है जो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अराउंड 12% रिटर्न मिले इसके लिए। अभी मेरे पास एक्सिस का टैक्स सेविंग का 2000 का SIP चल रहा है, HDFC टॉप 100 का 3000 पे SIP है, और IDFC में टैक्स सेविंग फंड है 75,000 का। तो अभी बाकी है इन्वेस्टमेंट में STP से करूँ या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे? ओके ठीक है, तो जो मुझे समझ में आया, हालांकि अर्चना आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये कि आपके पास फिलहाल 2 फंड्स हैं जिनमें आप SIP कर रही हैं, HDFC टॉप 100 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। एक आपके पास टैक्स फंड है जहां पर लमसम डाला हुआ है, 20 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं SIP के थ्रू ही हर महीने, और 12 साल के लिए आप करना चाहती हैं, तो कहाँ करना चाहिए ये जानना चाहती हैं। तो प्रबलीन, एक तो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही ऐड करें एक्सपोजर या नए फंड्स ऐड करें, क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल दीपाली, पहले तो बहुत अच्छा लगा कि एक विमेन कॉलर हैं, तो मेरे ख्याल से दैट्स रियली नाइस टू हियर लेडीज वॉइस। सेकंड, इनका जो अभी तक से 20 लाख का जो अमाउंट है, ये जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें से मैं सलाह दूंगी जो 5 लाख है वो अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में लगा दें, HDFC का टॉप 100 में, और अपनी टैक्स सेविंग वाले में लगा सकते हैं। इनके जो तीनों इस टाइम पे एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें ज्यादातर लार्ज कैप का एक्सपोजर ही है, इसलिए मैं एक अलग से लार्ज कैप फंड की सलाह नहीं दे रही हूँ, कोई भी इंडेक्स फंड की नहीं, बिकॉज HDFC टॉप 100 ऑलरेडी एक लार्ज कैप फंड है, और जो ELSS हैं वो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड है। जो बाकी 15 लाख हैं वहां के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जो अमाउंट है उसको अगेन एक फ्लेक्सी कैप या फोकस्ड फंड में डाल सकते हैं। पराग पारेख का देख लें, PGIM का देख लें, DSP का देख लें। एक मिड कैप फंड, मिड कैप में मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड पिक कर सकते हैं, और एक छोटा एलोकेशन अगेन बाहर की मार्केट्स में डाल सकते हैं दीपाली यहाँ पे। उसके अलावा अगर कंफर्टेबल हैं, और मैं चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर ये लेना चाहें तो थोड़ा एक्सपोजर गोल्ड को भी, और मेरे ख्याल से जो प्रोसेस है इस टाइम पे फॉलो करें वो ये हो सकता है कि STP लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से मार्केट इस साल शायद थोड़ा उतार चढ़ाव चला रहेगा, बट बहुत लंबा होराइजन लेके नहीं, मे बी 4 से 6 महीने के स्पैन में STP कर सकते हैं, और जिस दिन मार्केट्स गिरे उस दिन दीपाली थोड़ा सा स्विच भी कर सकते हैं अमाउंट, कि एक साथ थोड़ा पैसा उस दिन अपना स्विच कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो जो अर्चना जी हैं वो अगले 12 साल में इस इन्वेस्टमेंट से अपने करीबन 70 लाख जोड़ पाएंगे अगर हम 11% के रिटर्न्स लें, और जो उनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स है उससे भी उनको करीबन 18 लाख मिल जाएगा। ओके चलिए, तो सजेशन आपको दिया गया है आपके पोर्टफोलियो पर। अब आगे बढ़ते हुए एक सवाल ले लेते हैं ईमेल के जरिए। विवेक ने एक क्वेश्चन भेजा है, 5 से 7 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, 1.5 से 2 लाख की SIPs ये कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, PMS में निवेश करें,
और कितना अमाउंट एनफ होगा? तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो ही क्रिएट करना चाहते हैं, 1.5 से 2 लाख हर महीने लगा सकते हैं। इनके लिए क्या सजेशंस प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से जो पीएमएस वाला ऑप्शन है वो तभी विवेक जी को सजेस्ट किया जा सकता है जब हमें इनने कुछ बोला है कि उनकी एग्जिस्टिंग शायद इन्वेस्टमेंट्स है। अगर पूरी तरह पता हो तो ही बेटर है कि हम पीएमएस की सलाह दें, क्योंकि दीपाली वहां पे 50 लाख की एक साथ आपकी रकम लगती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। तो जब आपका 4-5 करोड़ का प्रॉब्ली म्यूचुअल फंड्स में मतलब एक पोर्टफोलियो बन चुका है, तब इट स्टिल मेक सेंस कि आप एक दूसरा स्टेप लें। पर उससे पहले मेरे ख्याल से इनके लिए म्यूचुअल फंड्स ठीक हैं। 1.5 लाख की अगर ये एसआईपी कर लेते हैं तो ये 2 करोड़ का टारगेट पूरा कर पाएंगे 11% के कंपाउंडेड रिटर्न्स की कैलकुलेशन के हिसाब से। और जहां पे कभी अगर मार्केट्स में गिरावट हो तो थोड़ा सा वहां लमसम ऐड हो सकता है। क्योंकि ये एनआरआई हैं, तो दीपाली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये कौन सी कंट्री के रेजिडेंट हैं इस टाइम पे, क्योंकि यूएस और कनाडा के सिटीजन्स के लिए सिर्फ 7 या 8 फंड हाउसेस हैं जो ओपन हैं इन्वेस्टमेंट्स के ड्यू टू हाई कंप्लायंस। पर अगर ये लेट्स से यूएई में है या दूसरी कंट्री में है तो इनके लिए ऑप्शन ज्यादा खुल जाएंगे। तो इसीलिए जो फंड्स की सलाह है वो तभी इनको दी जा सकती है जब हमें ये पता हो कि ये कहाँ के रेजिडेंट है, कि पर्टिकुलर फंड हाउस अवेलेबल है या नहीं है। पर मेरे ख्याल से एसआईपी रूट लें, अभी पीएमएस ना लें। ठीक है, तो विवेक जी अगर और एक्सटेंडेड व्यू आप चाहते हैं तो प्लीज डिटेल्स और भेजिए, जैसे जैसे जो बातें प्रवीण ने यहाँ पर मेंशन की उससे रिलेटेड डिटेल्स भेजिए तो एक सही सलाह आपको मिल पाएगी। फिलहाल के लिए कुछ सजेशंस आपको दिए गए हैं, लेकिन अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ मनीष त्रिपाठी मौजूद हैं फोन लाइन पर। मनीष जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। चलिए माफ कीजिए, फोन लाइन पर नहीं है मनीष हमारे साथ, बल्कि ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। 10 साल में 1.5 करोड़ का ये टारगेट रखकर चल रहे हैं और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में फंड्स बहुत सारे हैं, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, कोटक ईटीएफ, आईसीआईसी प्रू टेक, फ्रैंकलिन इंडिया टेक, यूटीआई स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, काफी सारे फंड्स हैं। वो फंड्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, साथ ही प्रॉब्लम के पास भी हैं। लमसम भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लमसम में हालांकि ज्यादा अमाउंट नहीं है, 10,000 ईच है। एचडीएफसी मल्टी कैप, भारत बॉन्ड ईटीएफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ और एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो फिलहाल इनकी जो प्रॉब्लम एसआईपी चल रही हैं वो 15,000 की हैं, 40,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट है, टारगेट है 1.5 करोड़ का। अब टारगेट कैसे हासिल होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ओवरलैपिंग इनके फंड्स में ऑलरेडी दिख रही है। तो क्या इनको इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सॉर्ट करके छोटा करना चाहिए या कोई और सजेशंस होंगे आपके? बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, 12 फंड हैं तो बहुत ज्यादा हैं, और उसमें से इनको थोड़ा सा गौर देना है कि इन्होंने 2 फंड्स हैं वो आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन है, यानी कि वो डिविडेंड ऑप्शन ले लिया है, यानी कि इनके जो फंड के एनईवी में से ही इनका छोटा अमाउंट इनको मिला करेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। और अगर ये लंबे समय का पोर्टफोलियो बना रहे हैं और अभी वर्किंग है तो इनको इस टाइप के किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है, उससे वो टैक्सेबल भी होता है। तो पहले तो वो ध्यान दें इस चीज पे। सेकेंडली 3 लार्ज कैप फंड्स हैं, 2 स्मॉल कैप है, 2 बैलेंस्ड हैं, 2 सेक्टोरल फंड्स हैं। डेफिनेटली दीपाली इसको कंडेंस करें। उसके बाद जो इनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं, जो जिस टाइप का ये अमाउंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, उसके लिए इनको 28 से 29% का रिटर्न मिलेगा तो ही बन पाएगा। इनको अपना जो एक एक्सपेक्टेशंस है, जो कितना पैसा जमा कर पाएंगे 10 साल में, उसको ठीक करना है। अगर हम 11% तक का रिटर्न लें तो ये करीबन 33 लाख जमा कर पाएंगे, और अगर हर साल थोड़ा सा इजाफा करते रहें अपनी एसआईपी में तो जाके तकरीबन 50 लाख तक जमा कर सकते हैं। तो कंडेंस करने की जरूरत है पोर्टफोलियो को, अपना टारगेट को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके एक रियलिस्टिक गोल बनाने की जरूरत है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक जो एसआईपी का टॉप अप ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं, थोड़ा सा करीब पहुंचने के अपने गोल पे। ठीक है, चलिए तो आपको सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइए। राधिका सिंह ने एक सवाल भेजा है राजस्थान से ईमेल के जरिए ही। 38 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 80,000, 8 साल में 50 लाख चाहिए, 13 साल में 50 लाख, 14 साल में 50 लाख और 18 साल बाद 2 करोड़। तो टोटल 3.5 करोड़ का इनका टारगेट है। 23,000 की टोटल एसआईपी इनकी चल रही है, और अगेन काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। तो बताइए कैसे देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को और इनके गोल्स पर राय।
दीपाली 4 फाइनेंशियल गोल्स हैं और अगर हम इनको इसी फॉर्मेट में लेके चले तो इनको करीबन 90,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और इनका इनकम ही 80,000 है। सो सबसे पहले तो मुझे लगता है जो बच्चों की शादी के लिए इतना बड़ा रकम इनने 2 रकम रखी है, एक 50 लाख और एक 50 लाख की, मेरे ख्याल से उसको हटाएं यहाँ से, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और बच्चे अपने आप अपना खर्चा कर सकते हैं, तब तक कोई दूसरा ऑप्शन देखें। अपने बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट को 2 गोल्स को फोकस मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको करना चाहिए। अगर वो इस टाइम पे 15,000 अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए रख लें तो करीबन 22 लाख 10% के रिटर्न्स में 8 साल में वो पा सकती हैं, प्लस कुछ ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे कुछ रिटर्न मिलेगा और करीबन 8,000 को अपने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए कंटिन्यू रखें और उसको थोड़ा थोड़ा 500 से हर महीने बेसिकली बढ़ाएं। साल में जैसे 500 से बढ़ाया, उसके नेक्स्ट ईयर फिर से 500 से बढ़ाया, तो थोड़ा बहुत ये करीबन 1.25 करोड़ तक का रकम जमा कर पाएंगी। उसके अलावा दीपाली अगेन बहुत सारा डुप्लीकेशन है, लार्ज कैप में अगेन 3 फंड्स हैं, उसको थोड़ा कंडेंस करें, 11 स्कीम्स की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा रोक के करीबन 5-6 से 5 to 6 स्कीम्स तक ले आए बेसिकली। ओके, ठीक है। चलिए, तो सजेशन आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो पर और आपको इन्वेस्टमेंट्स तो डेफिनेटली इंक्रीज करने पड़ेंगे अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, धीरे धीरे कीजिए। चलिए, इसी के साथ फटाफट से प्रबलीन के टॉप फंड से पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी प्रबलीन? जी, पहली चॉइस है दीपाली पराग पारेख का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये उन लोगों के लिए है जो इस मार्केट में सोच रहे हैं कि हमें 3 साल तक का पैसा लगाना है, तो 3 इयर्स में इनको थोड़ा सा एक्सपोजर करीबन 25% तक इक्विटी एंड रीट्स में मिल सकता है, बाकी डेट में रहेगा। सेकंड चॉइस है उन लोगों के लिए जिनके इस टाइम पे सारे एक्टिव फंड्स हैं पर थोड़ा कुछ पैसिव जोड़ना चाहते हैं, तो मैं वहाँ एडेलवाइस का जो लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड है उसकी सलाह दूंगी ताकि अपने एग्जिस्टिंग फंड्स के साथ एक उनके पास पैसिव स्ट्रैटेजी जुड़ जाए जिनके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप और मिड कैप फंड है। इसके अलावा जो निवेशक डेट में पैसा लगाना चाहते हैं, 5 साल तक की इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी में रख रहे हैं, उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इस टाइम पे टारगेट डेट फंड्स, और ये 7% तक का रिटर्न दे रहे हैं जो YTMs है और यहाँ पे इंडेक्सेशन का काफी बेनिफिट मिल सकता है। और इसके अलावा जो मिड कैप्स में एक मेरी सलाह होगी निफ्टी का जो 150 क्वालिटी 30 इंडेक्स, इसको देखा जा सकता है। ये 2 फंड हाउसेस के द्वारा इस टाइम पे अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, चलिए, शुक्रिया प्रबलीन आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने पिक्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ यौमनी में इतना ही। खबरें जारी है CNBC आवाज पर, ब्रेक के बाद भी। नमस्कार।